तो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट किया है ना, जिसमें हम लोग वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम ले रहे हैं ना। अभी तक हम लोगों ने 7 प्रॉब्लम जिसके सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली वेज फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2018 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, जिसमें डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, जो डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ना। और प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। देखो स्टेटमेंट में यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो क्या दिया है। A horizontal force of 5 kN is acting on the wedge as shown in figure, है ना। The coefficient of friction at all rubbing surfaces is 0.25. Find the load W which can be held in position. The weight of the block B may be neglected. So देखो हम लोग को क्या क्या दिया है। सब में पहले हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, म्यू की वैल्यू दिया है फॉर ऑल रबिंग सरफेसेस, सारे के सारे रबिंग सरफेसेस के लिए म्यू का वैल्यू दिया है 0.25, है ना। और यहाँ पे ये जो हमारा वेज है, इस वेज पे हम लोगों ने फोर्स लगाया 5 किलोन्यूटन का, है ना। और ये जो ब्लॉक हमारा बी है ना, इस ब्लॉक का नाम क्या दिया है हम लोग को, ब्लॉक बी बोला है ना। और ये वेज ए है, ठीक है। अभी इस ब्लॉक बी पे हम लोगों ने क्या किया, W अमाउंट ऑफ वेट लगाया है। इस लोड W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस W की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब कहां से प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है। सो यहां पे वेट निकालने के लिए बोला है, तो इस ब्लॉक को हम लोग लास्ट में लेंगे। सब में पहले इस वेज ए का इक्विलिब्रियम करेंगे, इस पे जितने भी सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस ब्लॉक बी का इक्विलिब्रियम करेंगे और वेट की वैल्यू हम लोग को मिलने वाली है। तो सब में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सब में फर्स्ट हम लोग को वेज ए का इक्विलिब्रियम करना है। वेज ए पे जितने भी फोर्सेस एक्ट होंगे इनकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो सब में पहले सरफेसेस को नाम दे देते हैं। देखो कहां कहां पे कांटेक्ट हो रहा है, जैसे कि इस वेज का कांटेक्ट हो रहा है यहां पे इस ग्राउंड से, है ना। तो इस सरफेस को हम लोग सरफेस नंबर 1 नाम दे देंगे, है ना। अब इस वेज और ब्लॉक के बीच में यहां पे सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, इस सरफेस को हम लोग सरफेस नंबर 2 नाम दे देंगे, ये दोनों का कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद इस हमारे ब्लॉक का कांटेक्ट हो रहा है इस वाले सरफेस, इस इंक्लाइन सरफेस, है ना, इसको सरफेस नंबर 3 नाम दे देंगे, ओके। ब्लॉक के कंपैरिजन में वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स में जो नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट वही है। सिर्फ हम लोग को ये याद रखना है, अभी सब में इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि मोशन किधर हो रहा है ना। वेज ब्लॉक हमारा नीचे मूव हो रहा है या ऊपर मूव हो रहा है, वेज हमारा राइटवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा, है ना। ये हम लोग को मोशन हम लोग को ध्यान से देखना है कि मोशन कैसा होने वाला है, ब्लॉक का मोशन कैसा होगा, वेज का मोशन कैसा होगा, उसके ऊपर डिसाइड होगा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने वेट W लगाया है। वेट W लगाने की वजह से क्या होगा, ब्लॉक किधर मूव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। सो ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तो ब्लॉक का मोशन कैसा होगा, देखो ब्लॉक मूव होगा ऐसे, यहां से ऐसे मूव होगा, है ना, इसका मोशन ऐसे होगा। और इस सरफेस के अकॉर्डिंग ये कैसे मूव होगा, इधर मूव होगा, ये मोशन रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा, ब्लॉक का नीचे की तरफ आएगा, ब्लॉक दोनों सरफेसेस के कॉन्टेक्ट से नीचे की तरफ आएगा। अब ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला जो हमारा वेज है, वेज किस डायरेक्शन में मूव होगा, देखो वेज अकॉर्डिंग टू सरफेस नंबर 1 वेज किधर मूव होगा, लेफ्टवर्ड, है ना, इस डायरेक्शन में मूव होगा, पीछे की तरफ मूव होगा, है ना। ये नीचे आएगा तो इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ ढकेलेगा, है ना। और यहाँ पे ये सरफेस कांटेक्ट में देखेंगे हम लोग, ये वाला हमारा ब्लॉक नीचे आ रहा है तो वेज किधर जाएगा, वेज ऊपर जाएगा। वेज अपनी जगह पे रहेगा लेकिन हम लोग को ऐसे फील होगा कि वेज किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ऐसे लगेगा ये ब्लॉक हमारा नीचे आ रहा है लेकिन हम लोग को ऐसे फील होगा कि वेज हमारा किधर जा रहा है, ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेज कैसे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे लेफ्टवर्ड, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन समझ में आ गए। डायरेक्शन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन का पता चलता है ना। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा, है ना। अब हम लोग को वेज ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है, तो सब में पहले वेज ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। इसके लिए यहाँ पे वेज ए का हम लोग अलग से डायग्राम बना लेते हैं। देखो सिर्फ वेज ए का डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा वेज ए है ना, छोटा डायग्राम बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। ये हमारा वेज ए है, ठीक है। अभी ये वाला एंगल कितना दिया है हम लोग को, ये वाला एंगल है 45 डिग्री। अब यहाँ पे कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, सब में पहले वेज पे हमने फोर्स लगाया, ये वाला फोर्स है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है 5 किलोन्यूटन का, इसको एज इट इज बता देते हैं हम लोग। सब में पहले ये 5 किलोन्यूटन का फोर्स एक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, इस वेज का वेट आ रहा है इस वाले सरफेस पे, है ना, ये ग्राउंड सरफेस है, वेज का वेट आ रहा है ग्राउंड सरफेस पे। ग्राउंड सरफेस से वेज के ऊपर क्या होगा, एक रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना।
इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग R1 है ना, क्योंकि सरफेस नंबर 1 नाम दिया यहाँ पे, सो R1 दे देंगे। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस सरफेस है ना, इस सरफेस के रिलेटिवली हमारा वेज किधर मूव होने वाला है, इस डायरेक्शन में मूव होने वाला, लेफ्ट में है ना। सो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, अपोजिट टू द मोशन है ना, सरफेस मूव हो रहा है इधर, वेज मूव हो रहा है इधर, अकॉर्डिंग टू दिस सरफेस इधर मूव हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ना। फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, मोशन इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा है ना, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है ना। तो सब में पहले फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग बता देते हैं, देखो यहाँ पे बता देता हूं मैं फ्रिक्शनल फोर्स को। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहाँ पे, इसको नाम दे देंगे हम लोग F1 है ना, फ्रिक्शनल फोर्स एट सरफेस कॉन्टैक्ट 1। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे इस वेज का वेट आ रहा है ब्लॉक पे और ब्लॉक का वेट आ रहा है वेज पे, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन इसके ऊपर, इसका रिएक्शन इसके ऊपर है ना। सो अभी हम लोग वेज की बात कर रहे हैं, तो वेज के लिए रिएक्शन कैसा रहेगा, रिएक्शन कभी भी कैसा होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट होता है ना, पॉइंट की तरफ होता है। पॉइंट इधर है तो रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा बताएंगे हम लोग, अंदर की तरफ। कभी भी कोई भी रिएक्शन रहेगा तो डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा, और कभी भी कोई भी टेंशन रहेगा, टेंसाइल फोर्स रहेगा तो डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, ये पक्का याद रखना है ना। सो अभी हम लोग वेज के लिए रिएक्शन शो कर रहे हैं तो अंदर की तरफ शो करना है ना। अब ये जो अंदर की तरफ रिएक्शन आई है, ये रिएक्शन कैसी है, इस सरफेस को परपेंडिकुलर है ना। ये वाला जो हमारा सरफेस है, ये सरफेस है ना, इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस को ये रिएक्शन कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी है ना। तो इस सरफेस का एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से पता है जो कि 45 डिग्री है ना। तो ये जो हमारी रिएक्शन रहेगी है ना, इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, ये जो हमारी रिएक्शन रहेगी, इस रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 45 डिग्री है ना। अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, देखो ध्यान दो, ये एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। अब ये 45 है तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना रहेगा, ये भी 45 डिग्री रहेगा है ना, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री रहेगा। ओके, अब ये रिएक्शन का काम हो गया। अब इसके बाद देखो ये वाला सरफेस, अब देखो ये वाला सरफेस हमारा जो वेज है, वो किस डायरेक्शन में मूव होगा, अकॉर्डिंग टू दिस सरफेस ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव होगा है ना, ऐसे मूव होगा। तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसे मूव होगा, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स मूव होगा है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, देखो तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आने वाला है। सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे इसको नाम दे देंगे F2 है ना, ये है हमारा F2। ओके, और कोई फोर्सेस आएगा क्या, देखो वेज का वेट है ना, वेट ऑफ द वेज हम लोग को निग्लेक्ट करने के लिए बोला है। ब्लॉक का भी वेट और वेज का भी वेट, दोनों को हम लोग को क्या करना है, निग्लेक्ट करना है, उनको कंसिडर नहीं करना है। देखो सो इतने फोर्सेस आएंगे, इसके अलावा कोई फोर्स अब यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या कर रहा है हम लोग को, इनका इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करना है और R2 की वैल्यू निकालना है। R2 की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी तो फिर वो सेम R2 का वैल्यू रहेगा यहाँ पे, किसके लिए, अपने ब्लॉक बी के लिए, यही सेम वैल्यू रहेगा R2 का, इस डायरेक्शन में रहेगा है ना। फिर उसका यूज करके हम लोग को W की वैल्यू निकालना है। तो चलो अब इनका इक्विलिब्रियम करने से पहले, सब में पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी इंक्लाइन फोर्सेस इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये वाला हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हॉरिजॉन्टल है, 5 किलोमीटर का फोर्स हॉरिजॉन्टल है, R1 वर्टिकल है, लेकिन ये R2 और F2 ये दो कैसे हैं, दो इंक्लाइन फोर्सेस है, तो इनकी वैल्यू हम लोग को सब में पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले F1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू R। सो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू R1। म्यू सबके लिए सेम है, कितना है 0.25 है ना। तो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू कितना है 0.25 R1 है ना। तो जहां पे F1 आएगा वहां पे मैं 0.25 R1 लिख सकता हूं। सेम वे F2 के लिए क्या हो जाएगा, देखो F2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू R2। सो F2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू की वैल्यू अगेन सेम 0.25 R2। तो जहां पे F2 आएगा वहां पे मैं 0.25 R2 लिख सकता हूं। ओके, अब क्या करना है, जो इंक्लाइन फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करना है। सब में पहले किसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग, रिएक्शन को, सब में पहले फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, F2 को। देखो F2 के यहाँ पे दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, बराबर। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ है तो कंपोनेंट के डायरेक्शन भी सेम उसी डायरेक्शन में रखना है, अपने को चेंज नहीं करना है ना। अब F2 का एंगल हम लोग को वर्टिकल से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा
एंगल है 45 डिग्री, किसको, इस वाले सरफेस को। देखो फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी कैसा होता है, सरफेस को पैरेलल होता है। देखो इस सरफेस को पैरेलल है ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है ना, ये सरफेस इंक्लाइन है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा इंक्लाइन रहेगा, इसको पैरेलल रहेगा। इस सरफेस को फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है हमारा, पैरेलल है ना। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, मैंने फ्रिक्शनल फोर्स के लाइन को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, यहाँ पे देखो यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूं इसको, तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से, देखो इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है 45, तो मेरे फ्रिक्शनल फोर्स का भी एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। सो फ्रिक्शनल फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है 45 डिग्री है ना। फ्रिक्शनल फोर्स मेरा है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस सरफेस को फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से जितना है उतना ही इस हमारे फ्रिक्शनल फोर्स का एंगल रहेगा हॉरिजॉन्टल से, जो कि कितना है 45 डिग्री है ना। सो 45 डिग्री का एंगल रहेगा हॉरिजॉन्टल से। अब इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री है, सो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, है ना। तो सब में पहले लिखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे F2 cos ऑफ 45, है ना, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F2 sin ऑफ 45। ओके, F2 को रिजॉल्व कर दिया, अब R को रिजॉल्व करना है, रिएक्शन को, है ना। अब रिएक्शन को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस की लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, है ना, थोड़ा सा एक्सटेंड करके बाहर की तरफ इसको रिजॉल्व करेंगे। अब यहां तक एक्सटेंड करेंगे और यहां पे इसको रिजॉल्व करेंगे, है ना। ये रहेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये रहेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट R2 का, ठीक है। डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट की डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीखा था, है ना। अब इसका एंगल कहां से पता है अपने को, देखो हॉरिजॉन्टल से भी और वर्टिकल से, दोनों से एंगल कैसा है, सेम है ना। सो हम लोग हॉरिजॉन्टल से कंसीडर करते हैं 45। सो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा cos, तो यहाँ पे आएगा R2 cos 45 और यहाँ पे क्या आएगा R2 साइन ऑफ 45, है ना। तो देखो R2 और F2 दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया है ना। अब सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है तो f of x और f of y इक्वल्स टू 0 करेंगे और हम लोग R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सब में पहले क्या करना है, f of x करना है या f of y करना है, दोनों में से कोई भी करो आपको इक्वेशन मिलेगा, है ना। तो सब में पहले समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन यूज करते हैं, राइट वर्ड पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, है ना। तो जो फोर्सेस राइट में जाएंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस उनको पॉजिटिव लेंगे और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेफ्ट में आएंगे उनको नेगेटिव लेंगे, सिंपल फोर्सेस का एडिशन करना है। सो देखो राइट साइड में जाने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, सिर्फ ये है R2 cos 45। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं R2 cos ऑफ 45, राइट साइड में जा रहा है इसके लिए पॉजिटिव, और कोई राइट में जाने वाला फोर्स दिख रहा है नहीं, सब लेफ्ट में आ रहे हैं। देखो F1 5 और ये फोर्स तीनों लेफ्ट में है। तो F1 से स्टार्ट करते हैं, माइनस F1। अब F1 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 0.25 R1, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.25 R1। देखो F1 लेफ्ट में जा रहा है इसके लिए माइनस लिया, F1 के जगह पे उसकी वैल्यू पुट की मैंने 0.25 R1। उसके बाद 5 किलोमीटर का फोर्स भी लेफ्ट में जा रहा है -5। उसके बाद ये F2 cos 45 लेफ्ट में जा रहा है तो इसको भी मैं लिखूंगा माइनस। अब F2 की वैल्यू क्या है 0.25 R2, तो सब में पहले F2 के जगह पे लिख दो 0.25 R2, F2 के जगह पे लिखा, आगे cos 45 है तो cos 45 एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। फोर्सेस आ गए, लेफ्ट में 1 2 3 फोर्स है और राइट में एक फोर्स है, एक फोर्स 1 2 3 4 फोर्सेस आ चुके हैं। निकालना क्या है हम लोग को, R2 निकालना है, लेकिन यहाँ पे अननोन दो है, R1 भी अननोन है R2 भी अननोन है। तो क्या करेंगे, देखो R1 की वैल्यू R2 के फॉर्म में फाइंड आउट कर लो, फिर ये वैल्यू पुट करना सेकंड इक्वेशन में, तो वहां से आपको R1 और R2 मिल जाएंगे, है ना। या फिर कैल्सी का यूज अच्छे से आता है तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, f of y इक्वल्स टू 0 करेंगे, वहां पे एक इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट कैल्सी में सॉल्व करो, R1 और R2 डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, R1 का वैल्यू R2 के फॉर्म में पुट करेंगे, यहाँ पे भी R2 है यहाँ पे भी R2 है, R2 के टर्म्स को एक साइड में ले लो। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग R2 cos ऑफ 45 और R2 वाला टर्म ये भी है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ माइनस 0.25 R2 cos ऑफ 45 इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस 0.25 R1 है और ये -5 है, ये दोनों टर्म्स को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा +5 प्लस 0.25 R1, ठीक है। अब यहाँ पे भी R2 है यहाँ पे भी R2, दोनों में से R2 कॉमन ले लो। सो R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे
यहाँ से R2 गया तो क्या बचा, cos ऑफ 45 बचा, माइनस यहाँ से R2 चला गया तो क्या बचा 0.25 cos ऑफ 45 बचा है, ब्रैकेट क्लोज। इधर का 5 प्लस 0.25 R1 एज इट इज है ना। अब ये सारा टर्म R2 के मल्टीप्लीकेशन में, इसको उधर भेज दो, डिवीजन में चला जाएगा। देखो R2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 0.25 R1 डिवाइडेड बाय, ये सारा टर्म डिवीजन में आएगा, cos ऑफ 45 माइनस 0.25 cos ऑफ 45। ओके, ये हम लोग को मिल गया R2 का वैल्यू R1 के फॉर्म में है ना। या फिर यहां तक इक्वेशन बना के छोड़ दो, इक्वेशंस 2 इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करना और डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अभी R2 का वैल्यू मिला, इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग को यूज करना है, दैट इज समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0 है ना। सो अब यहाँ पे स्पेस हमारे पास नहीं बचा है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0 वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। f ऑफ y इक्वल्स टू 0 अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव है ना। सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करना है, जो ऊपर की तरफ जाएंगे उनको पॉजिटिव लेना है और जो नीचे की तरफ आएंगे नीचे आएंगे उनको नेगेटिव लेना है, सिंपल एडिशन करना है। तो देखो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस जितने हैं, अपवर्ड फोर्स कौन सा है हमारा R1 ऊपर जा रहा है ना, तो सब में पहले R1 को प्लस ले लेंगे हम लोग, प्लस R1 लिख देंगे है ना। और ऊपर कोई फोर्स जा रहा है वर्टिकल में 1 2 3, 3 फोर्सेस है वर्टिकल, तीनों में सिर्फ R1 ऊपर जा रहा है, बाकी के ये 2 फोर्सेस नीचे आ रहे हैं ना। तो देखो R2 sin 45 नीचे आ रहा है तो लिख देंगे माइनस R2 sin ऑफ 45 है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला फोर्स देखो F2 sin 45, F2 sin 45 नीचे आ रहा है तो क्या लिखेंगे माइनस F2 की जगह पे क्या लिखेंगे 0.25 R2 है ना। तो F2 की जगह पे लिखेंगे 0.25 R2, सो 0.25 R2 आ गया। आगे sin 45 है उसको एज इट इज लिख देना, sin ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 0 है ना। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो R2 का वैल्यू निकाला है, ये R2 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पुट कर देना है। देखो R1 हमारा एज इट इज लिखना है, R2 यहाँ पे भी R2 है, यहाँ पे भी R2 है, तो R2 को सब में पहले कॉमन ले लो, ये R2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा sin ऑफ 45 माइनस 0.25, R2 तो चला गया, क्या बचेगा sin ऑफ 45 है ना, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0 है ना। अभी R2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली हुई, R2 की वैल्यू क्या है, ये इतना सारा वैल्यू R2 का है ना, R1 के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R2 का वैल्यू पुट कर देंगे R1 के फॉर्म में, सिर्फ R1 अननोन रहेगा, शिफ्ट सॉल्व करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो R1 माइनस है ना, R1 माइनस R2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये सारा वैल्यू पुट करना है। देखो 5 प्लस 0.25 R1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है cos 45, नीचे है हमारा cos ऑफ 45 प्लस नहीं है माइनस है इधर, सो माइनस 0.25 cos 45, 0.25 cos ऑफ 45 है ना। ये क्या है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ R2 का वैल्यू लिखा हम लोगों ने यहाँ पे है ना। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो आगे का पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा ना, मल्टीप्लीकेशन sin ऑफ 45 माइनस 0.25 sin ऑफ 45 है ना, ये टर्म एज इट इज इक्वल्स टू 0 है ना। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं R1 माइनस, अभी देखो 5 प्लस 0.25 R1, इसको अलग से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 5 प्लस 0.25 R1 है ना। अभी इसको अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। ये वाला सारा जो टर्म है इस टर्म के कैसे है, डिवीजन में, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन में ना, तो sin 45 प्लस 0.25 sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45 माइनस 0.25 cos 45 है ना। ये दो टर्म्स आपस में कैसे डिवीजन में है, देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin ऑफ 45 प्लस 0.25 sin ऑफ 45, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय, अभी ये सारा टर्म इसके डिवीजन में हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 45 माइनस 0.25 cos ऑफ 45 ब्रैकेट क्लोज। अब ये दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, ये पूरे टर्म को इस टर्म से डिवाइड करते हैं हम लोग है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, देखो है ना, यहाँ पे आ जाता है R1 माइनस ये टर्म एज इट इज रहेगा हमारा ब्रैकेट में 5 प्लस 0.25 R1 है ना।
इनटू, अब ये सारे टर्म का आंसर आएगा 1.666 आएगा वो सर। सो 1.67 ले लेंगे हम लोग ना, रिकरिंग नंबर आएगा 1.666 आएंगे बहुत सारे कैल्शियम में। सो 1.67 ले लेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब ये 1.67 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 1.67 इंटू 5 और 1.67 इंटू 0.25 करो। देखो तो यहाँ पे R1 माइनस 1.67 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 8.333 आएगा, है ना, प्लस 0.25 को 1.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.416 R1 ये आएगा, है ना, इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में है अभी, इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो R1 माइनस 8.33, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 0.4165 R1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे और यहाँ पे दो टर्म में R1 है 8.33, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको उधर लेके जाओ, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों में से R1 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे R1 चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे ये माइनस का माइनस एज इट इज 0.4165 एज इट इज इक्वल्स टू, ये माइनस 8.33 है, इधर गया तो इज इक्वल्स टू के क्या हो जाएगा, प्लस 8.33। अब यहाँ से हम लोग को R1 मिलेगा फाइनली 8.33 अपॉन 1 माइनस 0.4165, है ना। सो इसको अच्छे से कैल्शियम में पुट करो ये कैलकुलेशन को, तो यहाँ से आपको R1 का वैल्यू मिल जाएगा 14.28, है ना, न्यूटन। ये मिला हम लोग को R1 का वैल्यू। अब देखो, अब R1 हम लोग को मिल चुका है, R2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 के वैल्यू में हम लोग, R2 के इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो अभी हम लोगों ने देखा था R2 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, R2 इज इक्वल टू क्या था, 5 प्लस 0.25 R1 अपॉन cos ऑफ 45 माइनस 0.25 cos ऑफ 45, है ना। ये R2 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। इसमें अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल R1 की जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो पुट कर देना है, और कैल्शियम में वैल्यू पुट करना है, आपको R2 का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। देखो 0.25 इंटू R1 कितना निकाला अभी हम लोगों ने, R1 निकाला 14.28 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 45 माइनस 0.25 cos ऑफ 45, है ना। ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्शियम में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से आपको R2 का वैल्यू मिल जाएगा 16.16 न्यूटन। सो ये मिल गया हम लोग को R2 का वैल्यू। देखो अभी R1 का वैल्यू मिल चुका है, R2 का वैल्यू मिल चुका है, तो वेज ए का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है ना। अब हम लोग को ब्लॉक बी का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है और वहां से हम लोग को वेट W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोर्शन को रफ कर देते हैं और ब्लॉक बी का हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसका इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। पहले ब्लॉक बी का हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ब्लॉक बी का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ब्लॉक बी पे सब में पहले हमारा जो वेट आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, जो वेट है जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है वो शो कर देंगे। उसके बाद देखो इसका वेट, अब इस ब्लॉक बी का वेट आ रहा है वेज पे, तो वेज से ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगी, जो इंटरमीडिएट रिएक्शन जो R2 है जिसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वो R2 रहेगा ऐसे, इसको परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे हम लोग को R2 रिएक्शन देखने मिलेगी, इसका वैल्यू हम लोग निकाला 16.16, है ना। सो ये वैल्यू का हम लोग को यूज करके W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब और कौन सा फोर्स एक्ट होगा, देखो इसका वेट आ रहा है इधर, तो यहां से रिएक्शन क्रिएट हुआ। सेम वे इसका वेट आएगा इस वाले इंक्लाइन सरफेस पे जो 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, सो इस सरफेस से इसके ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट होगा, जो रिएक्शन कैसा रहेगा, इस सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा, इसको नाम देंगे हम लोग R3, सरफेस 3 है तो R3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस सरफेस का एंगल हम लोग को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से पता है। देखो इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है 60 डिग्री, है ना। सो इस वाले सरफेस का एंगल भी हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, ये 60 डिग्री है, देखो सेम ये 60 है तो ये 60, ठीक है। सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है तो इसका जो परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगा उसका एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, हम लोग को पता है ना। सेम वे ये जो हमारा रिएक्शन R2 है ना, यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है,
इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है 45 डिग्री है ना। सो इसकी परपेंडिकुलर रिएक्शन का एंगल भी वर्टिकल से कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब ये दो रिएक्शन की बात होगी। अब फ्रिक्शनल फोर्स की बारी। देखो अब ये ब्लॉक आ रहा है हमारा नीचे की तरफ, इधर से भी नीचे आएगा, इधर से भी नीचे आएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट होगा, ऐसे अपवर्ड में, इधर भी और इधर भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो सब में पहले यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बताएंगे हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में, और सेम वे यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको नाम दे देंगे हम लोग F2, ये ब्लॉक 2 है, ये हमारा ब्लॉक B है, और इसको नाम दे देंगे F3, है ना। अब F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। F2 इज इक्वल टू F2 और F3 के वैल्यूज हम लोग निकाल के रखेंगे, है ना, जो बाद में हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। सब में पहले F2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू R2, है ना। अब म्यू की वैल्यू सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए सेम है 0.25 इंटू R2। R2 का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 16.16, है ना। अब ये दोनों वैल्यू कैल्शियम में पुट करोगे तो आपको F2 का वैल्यू मिल जाएगा 4.04 न्यूटन, है ना। ये मिल गया F2 का वैल्यू। सेम वे F3, देखो F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू R3। म्यू का वैल्यू है 0.25 और R3 एज इट इज, है ना। सो F3 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू R3, दैट इज 0.25 इंटू R3। ये मिला F3 और F2 का वैल्यू, है ना। अब इसका इक्विलिब्रियम करना है, तो इक्विलिब्रियम करने के लिए सब में पहले जो इंक्लाइन फोर्सेस है उनको हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सब में पहले जो इंक्लाइन फोर्सेस है उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा फोर्स ये वाला, है ना, रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। R2 के दो कंपोनेंट हो गए। R2 का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ रहेगा, है ना। वेट इस पे आ रहा है तो इधर से रिएक्शन, वेट इसके ऊपर आ रहा है तो इधर से रिएक्शन ऐसे एक्ट होगी ब्लॉक बी पे, है ना। और रिएक्शन कभी भी टुवर्ड्स दी पॉइंट होती है तो डायरेक्शन कभी भी अंदर की तरफ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो एंगल कहाँ से पता है, वर्टिकल से। सो वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस का, है ना। तो अब डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं मैं यहाँ पे, कितना है वैल्यू 16.16 कॉस ऑफ 45, और हॉरिजॉन्टल आ जाएगा 16.16 साइन ऑफ 45। ओके, सेम वे फ्रिक्शनल फोर्स F2 को भी रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, है ना। अब इसके दो कंपोनेंट कैसे आएंगे, देखो यहाँ पे एक बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा वाला रहेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। दोनों का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है वैसे ही डायरेक्शन देना है अपने को। देखो वर्टिकल कंपोनेंट, अब एंगल कहाँ से पता है इसका, है ना। अब एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भी हमारे फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सरफेस को पैरेलल होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज सरफेस को पैरेलल होते हैं। देखो ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स इस सरफेस के लिए, इस सरफेस को ये कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 45, तो इसका भी एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया 45, है ना। अब फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से 45 है, हॉरिजॉन्टल से एंगल हम लोग को पता है। सो वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा साइन का और हॉरिजॉन्टल वाला होगा कॉस का। सो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट पहले लिख देता हूं मैं, F2 की वैल्यू क्या है 4.04, तो यहां पे लिख देता हूं 4.04 कॉस ऑफ 45, है ना। हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस और वर्टिकल वाला कंपोनेंट साइन, 4.04 साइन ऑफ 45, है ना। F2 का वैल्यू पुट किया डायरेक्टली F2 की जगह पे, है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट इधर वाले फोर्सेस देखो, ये वाले फोर्सेस R3 को सब में पहले रिजॉल्व करते हैं। R3 का एंगल हम लोग को वर्टिकल से पता है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, है ना। तो यहाँ पे देखो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट का भी अंदर की तरफ रहेगा। एंगल वर्टिकल से पता है, कितना एंगल वर्टिकल से 60 है। सो वर्टिकल वाला कंपोनेंट cos 60 और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट sin 60। देखो जहां से एंगल पता है वो cos का कंपोनेंट। अब बचा अपना F3, है ना। तो रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग सब में पहले। देखो F3 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी आउटवर्ड रखेंगे हम लोग, है ना। अब ये हमारा फोर्स है F3 इज इक्वल टू क्या है 0.25 R3, है ना। तो यहाँ पे देखो एंगल कहाँ से पता है, हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा cos, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ F3 cos ऑफ 60, है ना। एंगल कितना है 60।
और यहाँ पे क्या लिखूंगा F3 साइन ऑफ 60। ओके, एंगल हॉरिजॉन्टल से पता था, हॉरिजॉन्टल वाला कॉस कंपोनेंट, वर्टिकल वाला साइन कंपोनेंट। ओके, अभी सारे फोर्सेस को हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है। अब बारी है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 करने की। सब में पहले निकालना है W जो वर्टिकल है, तो सब में पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे, है ना। सो देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, है ना। जो राइट में जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है, जो लेफ्ट में आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन करना है। सो देखो राइट साइड में कौन से फोर्सेस है, ये एक और ये दो फोर्सेस राइट में जाएंगे। सब में पहले लिखेंगे R3 साइन ऑफ 60, राइट में जा रहा है पॉजिटिव। ये भी देखो प्लस 4.04 है ना, F2 वाला फोर्स 4.04 कॉज ऑफ 45, राइट में जा रहे हैं, दो फोर्स राइट में जा रहे हैं पॉजिटिवली। और कोई फोर्स राइट में जा रहा है क्या? नहीं। अब ये फोर्स और ये फोर्स लेफ्ट में आ रहा है ना, सब में पहले इसको लेते हैं, माइनस 16.16 साइन ऑफ 45। उसके बाद ये वाला फोर्स भी लेफ्ट में आ रहा है ना, F3 वाला, तो माइनस F3 के जगह पे क्या लिखेंगे 0.25 R3, 0.25 R3, आगे cos 60 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग cos ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखो सिर्फ R3 एक ही अननोन है, बाकी ये दो टर्म नोन है। जो नोन टर्म्स है उनको इज इक्वल्स टू के उधर भेज दो। यहाँ पे देखो R3 साइन 60 माइनस ये क्या है 0.25 R3 cos 60 इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस 16.16 साइन 45 है, इज इक्वल्स टू के उधर आ जाएगा तो प्लस 16.16 साइन ऑफ 45 होगा। अब ये प्लस 4.04 cos 45 इधर आ गया तो माइनस 4.04 cos ऑफ 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी R3 है, यहाँ पे भी R3 है, R3 को कॉमन ले लो, यहाँ से R3 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा साइन ऑफ 60 माइनस 0.25 cos ऑफ 60, है ना। इसको ब्रैकेट में पुट कर दो, इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म एज इट इज 16.16 साइन ऑफ 45 माइनस 4.04 cos ऑफ 45। ओके, अब ये सारा टर्म R3 के मल्टीप्लिकेशन में इसको उधर भेज दो, डिवीजन में जाएगा और R3 मिल जाएगा। R3 इज इक्वल्स टू, देखो R3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सारा कैलकुलेशन एज इट इज 16.16 साइन ऑफ 45 माइनस 4.04 cos ऑफ 45 होल डिवाइडेड बाय, है ना। अब ये सारा टर्म R3 के मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा साइन ऑफ 60 माइनस 0.25 cos ऑफ 60, है ना। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको R3 का वैल्यू मिल जाएगा 11.56 किलो न्यूटन, है ना। तो ये मिल गया आपको R3 का वैल्यू। अब R3 मिल गया तो क्या करना है, अब सिंपल हम लोग को W निकालना है, f ऑफ y इक्वल्स टू 0 कर देंगे और W का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो देखो लास्ट स्टेप करना है हम लोग को, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0, f ऑफ y इक्वल्स टू 0 अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। तो देखो जो ऊपर फोर्सेस जाएंगे उनको पॉजिटिव लेना है और जो नीचे आएंगे उनको नेगेटिव लेना है। तो देखो वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस कौन से, ये दो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, इनको पॉजिटिव ले लेंगे हम लोग। सब में पहले ये लिख देते हैं 4.04 साइन ऑफ 45 ये अपवर्ड है, उसके बाद ये भी अपवर्ड है प्लस 16.16 cos ऑफ 45 ये दो अपवर्ड जा रहे हैं। ये भी देखो R3 cos 60 अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव है। R3 का वैल्यू पुट कर दो 11.56 R3 cos ऑफ 60 अपवर्ड है ना। अभी देखो और कौन अपवर्ड है, ये देखो F3 sin 60 ये भी अपवर्ड है ना। सो F3 के जगह पे क्या पुट करेंगे 0.25 R3, है ना। सो देखो प्लस 0.25 R3 sin 60 है तो आगे साइन ऑफ 60 लिख दो, है ना। आगे साइन ऑफ 60 लिख देंगे इजिक। उसके बाद देखो नेक्स्ट अभी और क्या बचा अपना, ये सारे अपवर्ड फोर्सेस हो चुके हैं। अब डाउनवर्ड फोर्स और कोई, ये देखो अपवर्ड 1 2 3 4 अपवर्ड फोर्स हो गए 1 2 3 4। अभी एक डाउनवर्ड फोर्स है जो W है ना। कैसे आएगा माइनस W इज इक्वल्स टू 0, है ना।
अब W निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, माइनस में है W को उधर लेके जाओ, तो W हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ये सारा वैल्यू एज इट इज 4.04 साइन ऑफ 45 प्लस 16.16 कॉज ऑफ 45 प्लस 11.56 कॉज ऑफ 60 प्लस 0.25, यहाँ पे देखो 0.25 इंटू R3 कितना है, R3 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी 11.56 साइन ऑफ 60। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको W का वैल्यू मिल जाएगा 22.566 किलो न्यूटन, है ना। तो 22.566 किलो न्यूटन यहाँ पे मिल गया W का वैल्यू, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।